बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वेलकम बच्चों। तो हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा था, उसके एप्लीकेशंस को देखा था, ऑक्साइड्स के नेचर को समझा था, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ निकालना सीखा था, ऑक्साइड्स का या ऑक्सी एसिड्स का या हाइड्रोक्साइड्स का। ओके, तो आज की लेक्चर में अपना टॉपिक होगा एनार्ट पेयर इफेक्ट। शॉर्ट में इसको लिखेंगे IPE। अब आइए यहां लिखा इन बोरॉन कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिली, BC&N, मतलब बोरॉन कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिली, द स्टेबिलिटी ऑफ नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर -2, ये ON और ऑक्सीडेशन नंबर, नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब आप समझते थे चार्ज। तो कहा कि बोरॉन कार्बन और नाइट्रोजन फैमिली में नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर -2 की स्टेबिलिटी इंक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। तो बोरॉन कार्बन और नाइट्रोजन फैमिली में जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसकी स्टेबिलिटी की बात नहीं हो रही है, बल्कि न्यू ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि क्या है, नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर -2। तो नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर -2 की स्टेबिलिटी इन फैमिलीज में, इन तीनों फैमिलीज में टॉप टू बॉटम ग्रुप में आने पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। दिस इज, अब है कि क्यों इंक्रीज कर रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ टेंडेंसी ऑफ NS इलेक्ट्रॉन्स। NS इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब आउटर मोस्ट सेल के S सब सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज बिकॉज ऑफ टेंडेंसी ऑफ NS इलेक्ट्रॉन्स नॉट टू पार्टिसिपेट इन रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन। तो चूंकि इनके बोरॉन कार्बन और नाइट्रोजन फैमिली में जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर -2 की स्टेबिलिटी बढ़ते जाती है, और ये इस वजह से बढ़ती है क्योंकि इन तीनों ही ग्रुप में टॉप से बॉटम ग्रुप में मूव करने पे जो आउटर मोस्ट सेल के S इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, या यूं कह लो कि जैसे जैसे बोरॉन कार्बन और नाइट्रोजन फैमिली में आप टॉप से बॉटम आओगे ग्रुप में, वैसे वैसे NS मतलब आउटर मोस्ट सेल के S सब सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की केमिकल रिएक्शन में भाग लेने की टेंडेंसी घटते चली जाती। इसीलिए उस ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर -2 की स्टेबिलिटी बढ़ते चली जाती है, और इसी को कहते हैं एनार्ट पेयर इफेक्ट, IPE। पेयर का मतलब दो होता है, तो इनके बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली मतलब ग्रुप 13 एलिमेंट्स, कार्बन फैमिली ग्रुप 14 एलिमेंट्स, नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो इनका जैसे बोरॉन फैमिली का अभी मैं लिख के भी दिखाऊंगा कि बोरॉन फैमिली है, तो यहां पे लिख रहा हूं। ऐसे बोरॉन फैमिली के लिए क्या हो गया, ग्रुप 13। तो बोरॉन फर्स्ट मेंबर हुआ, बोरॉन के बाद क्या हुआ, एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम के बाद क्या हुआ, गैलियम, गैलियम के नीचे क्या हुआ, इंडियम, इंडियम के नीचे क्या हुआ, थैलियम। तो ग्रुप 13 यही बोरॉन फैमिली था। अब इसका जैसे आउटर सेल इसी लिखो, तो बोरॉन का क्या लिखोगे, हीलियम 2s2 2p1, तो 2s2 2p1। एल्युमिनियम का क्या लिखोगे, नियॉन
3s2 3p1। गुड। गैलियम का क्या लिखोगे? आर्गॉन 4s2, 4s2 के बाद 3d10 था, तो यहां पे लिखा 4s2 3d10 और देन 4p1। गुड। अब देखो इंडियम का लिखो, तो इंडियम के लिए क्या हो गया? क्रिप्टॉन 5s2, 5s2 के बाद 4d10 5p1। गुड। अब और थैलियम के लिए लिखो 81 एटॉमिक नंबर, तो 6s2 4f14 5d10 6p1। तो ये ग्रुप 13 के एलिमेंट्स का ईसी लिखा। अब यहां पे मैं कुछ बातों को समझाता हूं। एटॉमिक नंबर तो आपको पता ही है, ये 5, ये 13, ये 31, ये 49 और ये 81। 81। ओके। अब देखो, जैसे बोरॉन फैमिली में आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन अगर बोलना होता तो हम लोग बोलते हैं NS2NP1, हर जगह तो वही है NS2NP1 NS2NP1। अब ये 3D आउटर सेल नहीं है, आउटर सेल तो फोर्थ सेल है, तो NS2NP1, यहां भी NS2NP1 NS2NP1। ये सब बात तो आपको बहुत पहले सिखाया जा चुका है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। तो बोरॉन फैमिली की आउटर सेल इसी आ गई बच्चों, NS2NP1। मतलब इसके जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, इसके पास आप देख सकते हो कि 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में मौजूद है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड बनाने में यूज कर सकता था। तो इसीलिए इसकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स की क्या हो गई? +3। क्योंकि इसके आउटर सेल का जो ईसी है वो क्या है बच्चों? आउटर सेल की जो ईसी है वो है NS2NP1, तो इसलिए इसकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? +3। गुड। तो कहा यह जा रहा कि बोरॉन फैमिली में अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर -2, मतलब नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बोरॉन फैमिली की +3 थी, +3 से आप 2 घटा लीजिए, मतलब +1 ऑक्सीडेशन, +1 ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी इस ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगी, और जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर था +3, उसकी स्टेबिलिटी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे घटेगी। तो बोरॉन फैमिली में +3 की स्टेबिलिटी, जो कि इसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, तो +3 की स्टेबिलिटी इस ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगी? घटेगी। नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे घटेगी, और नॉर्मल -2 की स्टेबिलिटी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? तो कहा कि दिस इज बिकॉज ऑफ द इनर्टनेस ऑफ NS इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इसके जो NS इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे NS इलेक्ट्रॉन्स का केमिकल रिएक्शन में भाग लेने की टेंडेंसी घटते जाएगी। तो अगर ये NS वाला लेता तब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर NS का 2 और NP का 1, 3 इलेक्ट्रॉन भाग लेता, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर +3 होती। NS वाला भाग नहीं लेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई? +1। तो बोरॉन फैमिली का नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर आप जान गए +3 हुआ, और इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से एक नया ऑक्सीडेशन नंबर 3 - 2 +1 हुआ। ठीक है, तो हमने ये सीखा कि इस फैमिली में ऊपर से नीचे जाएंगे तो +3 की स्टेबिलिटी घटेगी और +1 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये बात हुई। अगर कार्बन फैमिली की बात करते तो आओ, कार्बन फैमिली ग्रुप 14, फर्स्ट मेंबर कार्बन हुआ, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन टीन, देन लेड। अब इनका आउटर सेल इसी लिख लो बच्चों, तो क्या हुआ? 2s2 2p2, 3s2 3p2, 4s2 3d10, 4p2, 5s2
4d10, 5p2, 6s2, 4f14, 5d10, 6p2, 6p2, ये इनका इसी लिख दिया। एटॉमिक नंबर इसका क्या हुआ? 6, 14, 32, 50, 82। अब देखो इसके आउटर सेल का इसी क्या है? NS2 NP2, इस पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स का NS2 NP2, NS2 NP2, NS2 NP2, NS2 NP2। तो इसकी नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई? +4। आउटर सेल में चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकते। तो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट इज +4। अब ऊपर से नीचे आएंगे कार्बन फैमिली में, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटेगी और +4 - 2 मींस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और ये किस वजह से हो रहा? क्योंकि जैसे जैसे इन ग्रुप्स में ऊपर से नीचे जाएंगे NS इलेक्ट्रॉन्स का केमिकल रिएक्शन में भाग लेने की टेंडेंसी घटते जाएगी। अब इतनी बात समझने के बाद फिर से इस बात को पढ़ते हैं। कहा गया कि इन बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिली द स्टेबिलिटी ऑफ नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर -2 इंक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर समझ गए, नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर -2 समझ गए, उसकी स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे घटेगी और नॉर्मल की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे, नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर -2 की स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पे बढ़ेगी। और नॉर्मल वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों? नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी इन ग्रुप्स में ऊपर से नीचे आने पे घटेगी। दिस इज बिकॉज ऑफ टेंडेंसी ऑफ NS इलेक्ट्रॉन्स। NS मतलब आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, जो अभी एक्सप्लेन किया, नॉट टू पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। और जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे NS इलेक्ट्रॉन्स की केमिकल रिएक्शन में भाग लेने की टेंडेंसी घटते जाएगी। क्यों घटते जाएगी इस पे भी चर्चा करेंगे। पहले तो ये जाने कि ये टेंडेंसी घटते जाएगी और उसी वजह से नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर -2 की स्टेबिलिटी इन ग्रुप्स में ऊपर से नीचे आने पे बढ़ते जाएगी। अब इसी को क्या कह दिया? एनार्ट पेयर इफेक्ट। एनार्ट पेयर इफेक्ट मतलब यही दो इलेक्ट्रॉन, NS वाले दो इलेक्ट्रॉन्स द्वारा जो एनार्टनेस शो हो रहा है, एनार्टनेस शो होना मतलब केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेने की टेंडेंसी जो शो हो रहा है ग्रुप में ऊपर से नीचे आने, उसी को कह रहे हैं एनार्ट पेयर इफेक्ट। आगे लिखा, इनफैक्ट फॉर द लास्ट एलिमेंट ऑफ बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिली, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन फैमिली में जो लास्ट एलिमेंट है, जैसे बोरॉन फैमिली की बात करोगे तो लास्ट एलिमेंट कौन सा हुआ? थैलियम। वैसे ही अगर कार्बन फैमिली की बात करोगे तो ये 81 था, ये 82 लेड हो गया लास्ट मेंबर। अगर नाइट्रोजन फैमिली की बात करोगे तो 82 के बाद 83। अब सोचो 83 एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का? बिस्मथ का। तो यही कहा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन फैमिली के दो गो का तो लास्ट एलिमेंट यहां पहले लिख ही दिया है, और नाइट्रोजन फैमिली का लास्ट एलिमेंट हुआ बिस्मथ। तो लिखा कि इनफैक्ट फॉर द लास्ट एलिमेंट ऑफ बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिली द न्यू ऑक्सीडेशन नंबर इज मोर स्टेबल देन द एक्सपेक्टेड ऑक्सीडेशन नंबर। एक्सपेक्टेड यहां एक वर्ड लिखा, मतलब बोरॉन फैमिली का एक्सपेक्टेड क्या था बच्चों? +3, बिकॉज इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 NP1, इसीलिए +3 था। कार्बन फैमिली का एक्सपेक्टेड क्या था? +4। और नाइट्रोजन फैमिली का एक्सपेक्टेड क्या होगा? +5, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली का आउटर सेल का इसी होगा NS2 NP3। ये क्लियर? तो यहां वाला लाइन क्लियर हो गया कि इनफैक्ट फॉर द लास्ट एलिमेंट ऑफ बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन फैमिली द न्यू ऑक्सीडेशन नंबर इज मोर स्टेबल देन द एक्सपेक्टेड ऑक्सीडेशन नंबर। इसको और फर्दर एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर लिख लेंगे। जैसे थैलियम, तो थैलियम दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, एक नॉर्मल वाला इसके लिए +3 हुआ और दूसरा न्यू ऑक्सीडेशन नंबर इसके लिए क्या हुआ? +1। तो अब जो थैलियम है उसमें +1 की ही स्टेबिलिटी +3 की स्टेबिलिटी से ज्यादा होगी। आ गई बात समझ में?
नॉर्मल वाला +3 था और +1 न्यू ऑक्सीडेशन नंबर ड्यू टू एनार्ट पेयर इफेक्ट। तो थैलियम के केस में +1 की स्टेबिलिटी +3 से ज्यादा हो। कार्बन फैमिली की बात करोगे, लास्ट मेंबर लेड, नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर +4, न्यू ऑक्सीडेशन नंबर +2 ड्यू टू एनार्ट पेयर इफेक्ट। तो लेड में +2 की ही स्टेबिलिटी +4 से ज्यादा होगी, मतलब Pb+2 मोर स्टेबल देन Pb+4। ओके, हाँ, लेकिन ये बात किसके लिए? सिर्फ लास्ट मेंबर के ही केस में न्यू ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी एक्सपेक्टेड ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी से ज्यादा होगी। बाकी इन ग्रुप्स के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनके लिए नॉर्मल या एक्सपेक्टेड ऑक्सीडेशन स्टेट की ही स्टेबिलिटी न्यू ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी से ज्यादा होगी। जैसे अब आप गैलियम के लिए बात करोगे तो गैलियम का दो तरह का ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, एक +3 हुआ। इस ग्रुप के एलिमेंट्स का दो तरह का ऑक्सीडेशन नंबर, एक तो नॉर्मल और दूसरा एनर्ट पेयर इफेक्ट लगने के वजह से न्यू, जो कि नॉर्मल -2। तो गैलियम का दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हुआ? +3 हुआ और +1 हुआ। हाँ, गैलियम के केस में नॉर्मल की ही स्टेबिलिटी न्यू से ज्यादा होगी। इंडियम के भी केस में In+3 की स्टेबिलिटी In+1 से ज्यादा होगी। लेकिन लेड थैलियम के केस में थैलियम +1 की स्टेबिलिटी, न्यू ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी थैलियम +3 से ज्यादा होगी। वैसे ही अगर कार्बन फैमिली में बात करेंगे आप, जर्मेनियम +4 की स्टेबिलिटी जर्मेनियम +2 से ज्यादा होगी। टीन +4 की स्टेबिलिटी टीन +2 से ज्यादा होगी। लेकिन लेड में लेड +2 की स्टेबिलिटी लेड +4 की स्टेबिलिटी से ज्यादा होगी। यह बात क्लियर हो गया आपको? अब आइए इस लास्ट को पढ़ दे। इन बोरॉन फैमिली एक्सपेक्टेड ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर +3। अब आप सिर्फ बोरॉन फैमिली का नहीं जाने, बोरॉन का तो जान ही गए, एक्सपेक्टेड या नॉर्मल बोले, +3 हुआ। कार्बन फैमिली का क्या हो गया? +4। नाइट्रोजन फैमिली का चूंकि NH2 NP3 है तो वहां पे क्या हो गया बच्चों? +5। तो लिखा है सिर्फ यहाँ बोरॉन फैमिली का ही लिखा कि इन बोरॉन फैमिली एक्सपेक्टेड ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू +3, स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउनवर्ड एरो डिक्रीजेज, ठीक है, एंड दैट ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज अपवर्ड एरो। अपवर्ड एरो यहां दिख रहा है, इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, मतलब टॉप टू बॉटम इस ग्रुप में आएंगे तो +3 की स्टेबिलिटी घटेगी और +1 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सिमिलरली अगर कार्बन फैमिली में बात करेंगे तो +4 की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम आने पे घटेगी और +2 की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम आने पे बढ़ेगी। वैसे ही अगर नाइट्रोजन फैमिली में बात करेंगे तो +5 की स्टेबिलिटी टॉप से बॉटम आने पे घटेगी और +3 की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम आने पे बढ़ेगी। ओके, कितना देर हो गया जी? अब आओ देखते हैं हम लोग फॉर थैलियम। तो थैलियम के लिए दो ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, एक हुआ थैलियम +1 एंड दूसरा हुआ थैलियम +3। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर हुआ, नॉर्मल ये था, न्यू ये था, नॉर्मल -2। तो थैलियम +3 ग्रेटर देन थैलियम +1। वैसे ही लिख लो कार्बन फैमिली के लास्ट मेंबर का और लेड। तो लेड के लिए दो तरह का हुआ, न्यू वाला लिख दिए +2, या नॉर्मल वाला ही पहले लिख लो, +3 यहाँ पे +1 कर लो, यहाँ भी नॉर्मल वाला लिख दिए +4 एंड लेड +2। तो इसमें भी न्यू वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो लिख दिया स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी लेड +2 ग्रेटर देन लेड +4।
वैसे ही नाइट्रोजन फैमिली का लास्ट मेंबर बिस्मथ, तो बिस्मथ के लिए आ जाओ, Bi +5 नॉर्मल हुआ और इसका +3 हुआ न्यू ऑक्सीडेशन नंबर, नॉर्मल -2। तो स्टेबिलिटी का यहां ऑर्डर आया बच्चों, स्टेबिलिटी बिस्मथ +3 ग्रेटर देन बिस्मथ +5, और किस वजह से? एनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। अब आओ, जैसे मान लो कि गैलियम बोरॉन फैमिली में गैलियम +3 लिया और गैलियम +1 लिया, तो स्टेबिलिटी यहां लिखते जाते हैं। ये पढ़ोगे स्टेबिलिटी Ga+3 माने नॉर्मल वाला न्यू वाले से ज्यादा स्टेबल, न्यू वाला सिर्फ लास्ट मेंबर में ज्यादा स्टेबल। तो +3 ग्रेटर देन गैलियम +1। वैसे ही लिखा इंडियम +3 ग्रेटर देन इंडियम +1। वैसे ही लिख सकते हो कार्बन फैमिली में जर्मीनियम +4 ग्रेटर देन जर्मीनियम +2। कार्बन फैमिली में और लिख सकते हो टीन +4 ग्रेटर देन टीन +2। लेकिन लास्ट मेंबर जो था इन तीनों ही फैमिली का, उसमें न्यू वाला ही ज्यादा स्टेबल था। लास्ट मेंबर के अलावा दूसरे मेंबर में नॉर्मल वाला या एक्सपेक्टेड ऑक्सीडेशन नंबर ही न्यू वाले से ज्यादा स्टेबल है। ये जान गए। अब आओ और बातों को देखो, से स्टेबिलिटी ऑर्डर, ऑर्डर इसमें लिया Al+3 Ga+3 In+3 और Tl+3 हेलियम +3। तो +3 माने नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बोरॉन फैमिली में, तो नॉर्मल वाले की स्टेबिलिटी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे क्या होते जाएगी? घटते जाएगी। तो सबसे ज्यादा ये, तब ये, तब ये, तब। अगर इसी में ऐसा लिखा हुआ है अल्युमिनियम +1 गैलियम +1 इंडियम +1 थैलियम +1, अब इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको चाहिए। तो ये चला आया लेस देन लेस देन लेस देन, मतलब ये न्यू नॉर्मल -2 की स्टेबिलिटी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगी। क्यों? ड्यू टू एनर्ट पेयर इफेक्ट। सिमिलरली अगर कार्बन फैमिली को ले लिया Si+4 Ge+4 Sn+4 Tin+4, तो इसकी स्टेबिलिटी देखनी होती, नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे घटेगी। अब इसी में अगर इसका ले लोगे Ge+2 Sn+2, यहां लेड लिख लो, Sn के बाद यहां लेड, Pb+4, तो G+2 Sn+2 लेड +2, तो इसकी स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगी? नॉर्मल -2, ये न्यू वाला है, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो G+2 लेस देन Sn+2 लेस देन Pb+2। समझ गया? सिमिलर थिंग्स विल टेक प्लेस इन नाइट्रोजन फैमिली। इतनी बातें क्लियर। अब आइए रीजन जानते हैं एनर्ट पेयर इफेक्ट का। वो लिखा है बिकॉज ऑफ पुअर शिल्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। शिल्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट हम लोग पढ़े हुए हैं, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स की शिल्डिंग कम होती है और एफ सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स की शिल्डिंग सबसे कम होती है। ये सब क्लियर है ना? तो लिखा कि बिकॉज ऑफ पुअर शिल्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स द आउटर मोस्ट एस इलेक्ट्रॉन्स
आर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। इस बात को समझो। देखो ये ग्रुप 13 लिखा हुआ है, जैसे आप बोरॉन में आते हो तो NS के बाद इलेक्ट्रॉन NP में गया, आप अल्युमिनियम में आते हो, NS के बाद इलेक्ट्रॉन NP में गया, लेकिन जैसे ही गैलियम में आते हो NS के बाद इलेक्ट्रॉन N-1D में फिलअप हुआ और तब NP में आया। अब यहां N-1D मींस 3D में जो 10 इलेक्ट्रॉन आया, इसके द्वारा जो शिल्डिंग प्रोड्यूस हुआ वो कम हुआ, और यहां 10 इलेक्ट्रॉन जब आया तो इसके न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन भी आया था, जेड बढ़ा उसके वजह से। लेकिन इस 10 इलेक्ट्रॉन द्वारा कम शिल्डिंग प्रोड्यूस होने से जो जेड इफेक्टिव है इसके केस में बढ़ गया। अब यहां पे जेड इफेक्टिव बढ़ा तो जेड इफेक्टिव के बढ़ने से ये जो NS वाला इलेक्ट्रॉन है इसका न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन हुआ, क्योंकि जेड इफेक्टिव इसका बढ़ गया। क्यों बढ़ा? ड्यू टू पुअर शिल्डिंग प्रोड्यूस्ड बाय 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 3D। ठीक है। अब जेड इफेक्टिव के बढ़ने से इस 4s इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन अचानक से बढ़ गया, और अट्रैक्शन बढ़ गया तो अब इसको निकालने में जो एनर्जी लगेगी, यहां 4s से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में जो एनर्जी लगेगी वो बढ़ जाएगी। इसीलिए ये 4s के इलेक्ट्रॉन की केमिकल रिएक्शन में भाग लेने की टेंडेंसी घटते जाएगी। अब और नीचे आते हो, 5s के बाद 4D में 10 मिला, उसके पहले 3D में भी 10 था। ठीक है। तो यहां पे भी फिर यहां इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन, इस 5s इलेक्ट्रॉन्स की, 5s में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से अचानक से बढ़ेगी ड्यू टू लेस इफेक्टिव शिल्डिंग काउज्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 4D ऑर्बिटल। ओके। अट्रैक्शन बढ़ गया तो इसकी केमिकल रिएक्शन में भाग लेने की टेंडेंसी फर्दर घटी। लास्ट मेंबर में आओ। क्यों लास्ट मेंबर में आखिर ऐसा होता था कि जो न्यू ऑक्सीडेशन नंबर था वो नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर के रिस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल होता था? तो लास्ट वाले मेंबर को देखो, थैलियम को, यहां 6s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां फिलअप हुआ? 4f में। और कितना फिलअप हुआ? 14। अब जो f सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके द्वारा जो शिल्डिंग प्रोड्यूस होती है वो सबसे कम, यहां 14 इलेक्ट्रॉन है तो ये बहुत कम शिल्डिंग प्रोड्यूस किया। उसके बाद 5D में गया 10 इलेक्ट्रॉन, इसके द्वारा भी कम शिल्डिंग प्रोड्यूस हुआ, ये सबसे कम प्रोड्यूस किया, ये काफी कम प्रोड्यूस किया। ठीक है। अब यहां टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? ये 24। इनके द्वारा जो शिल्डिंग प्रोड्यूस हुआ वो बहुत कम। तो अब अचानक से इस केस में लास्ट मेंबर जो हुआ, इस केस में अचानक से जेड इफेक्टिव इवन गैलियम इंडियम के भी रेस्पेक्ट में बहुत बढ़ गया। चूंकि यहां NS के बाद इलेक्ट्रॉन N-1D में तो जाता था, लेकिन यहां NS के बाद इलेक्ट्रॉन कहां गया है? N-2f में गया है। तब कहां गया है? N-1D में गया। यहां F सबसेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, यहां F में भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस 14 इलेक्ट्रॉन के आने के वजह से शिल्डिंग बहुत कम हुई, और उसके वजह से यहां जेड इफेक्टिव अचानक से बहुत बढ़ गया, और जेड इफेक्टिव के बहुत ज्यादा बढ़ जाने के वजह से जो 6s वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन काफी टाइट हो गया, और इसी वजह से इसकी टेंडेंसी क्या होगी? बहुत टाइटली अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस के साथ, तो इस 6s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होगी नॉट टू पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो यहां पे कौन सा इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा? बस 6p का इलेक्ट्रॉन। और इसी वजह से जो लास्ट एलिमेंट 13 ग्रुप का या बोरॉन फैमिली का थैलियम हुआ, इसमें +1 की स्टेबिलिटी +3 से ज्यादा हुई, लेकिन इन दोनों मेंबर्स में गैलियम इंडियम में +3 की ही स्टेबिलिटी +1 से ज्यादा। सिमिलर रीजन लेड के लिए कार्बन फैमिली का लास्ट मेंबर हुआ। यहां भी आप देख सकते हो कि NS के बाद इलेक्ट्रॉन कहां गया है?
N-2F में, 4F में 14 गया है। अब इनके द्वारा सिल्डिंग बहुत कम प्रोड्यूस हुआ, जबकि इसके ऊपर वाले जो मेंबर है NS के बाद N-1D में गया। F सबसेल में इनमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, F सबसेल में तो शुरुआत ही यहां से हुआ है। तो अचानक से यहां भी सिल्डिंग बहुत घट गई है, और सिल्डिंग घटने से जेड इफेक्टिव अचानक से बहुत बढ़ गया। अचानक से जेड इफेक्टिव के बढ़ जाने से ये 6s इलेक्ट्रॉन को, 6s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन को, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को केमिकल रिएक्शन में भाग लेने से रोक देता है। और इसी वजह से यहां +2 की जो स्टेबिलिटी हुई वो +4 से ज्यादा होगी। सिमिलर थिंग हैपेंस इन केस ऑफ बिस्मथ। बिस्मथ की कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाएगा, बस यहाँ 6p3 हो जाएगा, बाकी तो यही रहेगा 6s2 4f14 5d10 6p3। क्लियर? वहां भी जेड इफेक्टिव अचानक बढ़ जाने की वजह से बिस्मथ +3 की स्टेबिलिटी बिस्मथ +5 से ज्यादा हो जाएगी। तो यही रीजन था, बिकॉज ऑफ पुअर शिल्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन, और एफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ लास्ट मेंबर में, और इसीलिए लास्ट मेंबर के केस में न्यू ऑक्सीडेशन नंबर इज मोर स्टेबल देन नॉर्मल और एक्सपेक्टेड ऑक्सीडेशन नंबर। द आउटर मोस्ट एस इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट एस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आउटर मोस्ट सेल का एस इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। ठीक है, सो दे हैव लेस टेंडेंसी टू पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो यही रीजन हुआ इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब लिखा है बच्चों कंसेक्वेंसेज, परिणाम। तो इस इनर्ट पेयर इफेक्ट का परिणाम क्या हुआ, जैसे देखो यहां लिखा Tl+3 Pb+4 एंड बिस्मथ +5। अब ये है क्या, Tl+3 बोरॉन फैमिली का लास्ट मेंबर, लेड +4 कार्बन फैमिली का लास्ट मेंबर, बिस्मथ +5 नाइट्रोजन फैमिली का लास्ट मेंबर। तो इनका ये लास्ट मेंबर का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉर्मल नॉर्मल ऑक्सीडेशन। बोरॉन फैमिली में अभी देखा था ना कि नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट या एक्सपेक्टेड ऑक्सीडेशन स्टेट +3, कार्बन फैमिली में +4, नाइट्रोजन फैमिली में +5। तो इनका ये नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ है। बिहेव एज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिखाया है आपको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते जो खुद रिड्यूस होते हैं, मतलब जिनकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करती है, या यूं कहे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते थे जो इलेक्ट्रॉन गेन करते थे। तो इसमें जैसे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे, +3 है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं जैसे Tl+3 है, तो इसमें +2e करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, 2 निगेटिव, और यहां क्या चार्ज है +3, तो 2 निगेटिव और +3 मिलके क्या हो गया +1, Tl+1। तो मैंने ये समझाया कि एक्चुअली ये Tl+3 से Tl+1 में अगर आएगा तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन लेने वाले स्पीशीज को क्या बोलते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कहा कि ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि अभी तो सीखा था कि Tl+1 की स्टेबिलिटी Tl+1 ग्रेटर देन Tl+3, ये अभी अभी तो सीखे थे। तो थैलियम अगर +3 में कोई कंपाउंड बनाया है, जैसे +3 में कंपाउंड बोले तो हमने यहां पे लिखा TlCl3। अब TlCl3 बनाया मतलब थैलियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों वो +3 है। ठीक है, अब +3 में जब थैलियम है तो उसकी स्टेबिलिटी कम थी, Tl+1 की स्टेबिलिटी Tl+3 से ज्यादा थी, तो इसीलिए ये +3 से किसमें जाना चाहेगा, +1 में आना चाहेगा। कोई भी किसमें रहना पसंद करेगा, ज्यादा स्टेबल स्टेट में। तो थैलियम +3 हो या लेड +4 हो या बिस्मथ +5 हो, चूंकि इनकी स्टेबिलिटी क्रमशः थैलियम +1 से, लेड +2 से और बिस्मथ +3 से कम होती है, इसीलिए ये थैलियम +3 वाला कंपाउंड
किस में आना चाहेगा? थैलियम +1 में, माने खुद रिड्यूस हो रहा, मीन्स बिहेव कैसे कर रहा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ओके, वैसे ही लेड +4 वाला कंपाउंड किसमें आना चाहेगा? लेड +2 में आना चाहेगा, खुद रिड्यूस हो रहा, पॉजिटिव वैलेंसी में डिक्रीज हो गया, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हुआ, मतलब खुद क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। खुद रिड्यूस हुआ तो वो बिहेव कैसे कर रहा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और बिस्मथ +5 आना चाहेगा बिस्मथ +3 में, तो ये परिणाम हुआ, कंसेक्वेंस हुआ कि ये तीनों बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। और उसका रीजन यही है कि चूंकि थैलियम +3 से स्टेबिलिटी थैलियम +1 की ज्यादा हुई, लेड +4 से स्टेबिलिटी लेड +2 की ज्यादा हुई, और बिस्मथ +5 से स्टेबिलिटी बिस्मथ +3 से, सॉरी, थैलियम +3 की स्टेबिलिटी कम हुई थैलियम +1 से, लेड +4 की स्टेबिलिटी कम हुई लेड +2 से, बिस्मथ +5 की स्टेबिलिटी कम हुई बिस्मथ +3 से। इसीलिए ये लेड +3 लेड +1 में आना चाहेगा, मीन्स खुद रिड्यूस होना चाहेगा, तो बिहेव कैसे किया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ओके,